दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है उपसय संयोजक यौगिक और इस चैप्टर के अंदर हम लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा। हम पढ़ने वाले हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा EAN कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है 18 इलेक्ट्रॉन नियम, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, एक और बात आपको पता हो, ये जो नियम है प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, इसे 1923 में सिडविक ने दिया था, इसलिए इसको सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम भी कहते हैं। सिडविक ने उपसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए ये नियम दिया था। अब ये नियम क्या कहता है, इसी चीज को तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है बेटा, तो आपने अगर अभी कॉपी पेन नहीं उठाया तो कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि लेक्चर इंपोर्टेंट होने वाला है। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, 15-20 मिनट का होगा, लेकिन इंपोर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जो हमारे सिडविक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेटा उपसंयोजक यौगिक के स्थायित्व को समझाने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम बोलते हैं सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, राइट बेटा। हाँ, किस तरीके से स्टेबिलिटी को डिफाइन करा, किस तरीके से, जैसे हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी के कारण अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जिस कारण वो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे कि आप जानते हो, मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 7। अब इसके भारी कक्षा में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हो ये स्टेबिलिटी के कारण क्या करेगा, अपनी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, और जैसे ही अब भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके कारण Cl पे माइनस आ जाता है, और हम कहेंगे कि अब ये स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। और 8 होने के बाद ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, आर्गन का। यानी कि हर एक एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। जैसे कि हम स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हर एक एलिमेंट अपने भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन करके वो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, अक्रिय गैस का। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो अक्रिय गैस है बेटा, वो कौन कौन होती है, ध्यान से सुन लेना बेटा। अक्रिय गैस की अगर मैं बात करूं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडो, ये मेरे पास अक्रिय गैस है। हीलियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10, इसका 18, इसका भी बेटा हमारे पास 36, इसका 54, इसका 86, ये इनका एटॉमिक नंबर है। अब सिडविक क्या कहते हैं, सिडविक को समझो। सिडविक ने सिंपल सी बात कही कि हमारे पास जो उपसंयोजक यौगिक होता है और उसका जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो अपने पास वाली बाहरी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, और जब वो बाहरी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है तो उसी नंबर को हम बोलते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। समझ लो बात को, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास जो उपसंयोजक यौगिक है, उस उपसंयोजक यौगिक के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, वो केंद्रीय धातु परमाणु अपने पास वाली भारी हैवी, अपने पास वाली जो हैवी अक्रिय गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, और जब वो प्राप्त कर लेता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम उसका क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, मेरे पास है Fe, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास क्या है Fe का परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है 26, जैसे कि आप जानते हो। अब इसके पास वाली भारी अक्रिय गैस कौन है भाई, 26 के बाद ध्यान से सुनो, कौन सी अक्रिय गैस आती है, क्रिप्टन आती है। कौन आती है बेटा, क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। तो अब जो मेरे पास आयरन है, जो Fe है, वो क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगी, और जब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगी Fe, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है कितने, 26, करने कितने, 36। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा ना,
अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? यस, इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड। जैसे कि आप जानते हो लिगेंड देगा, तो मेरे पास Fe 26 से कहां जाना है? 36। अब आप जानते हो एक लिगेंड ध्यान सुनना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, मतलब एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने? 10, तभी तो 36 पे जाएगा। तो कितने ऐसे चाहिए लिगेंड? 5। अब ये कैसा लिगेंड है बेटा? एक दंतीय लिगेंड। कैसा लिगेंड है? एक दंतीय लिगेंड। मैं एक दंतीय लिगेंड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो एक दंतीय लिगेंड ही तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। अगर ये द्विदंतीय लिगेंड होता तो वो तो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। एक दंती लिगेंड तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करेंगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। और द्विदंती लिगेंड एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट। अच्छा, और जैसे डोनेट करेगा तो मान लीजिए मैंने इसको मैंने कहा बेटा ये मेरा NH3 है फॉर एग्जाम्पल, या CO मान लो बेटा, CO मान लो, ये मेरा CO है कार्बन फॉर एग्जाम्पल। अब एक CO, क्योंकि एक दंतीय लिगेंड है तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 CO 10 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसके साथ Fe के साथ कितने CO जुड़ जाएंगे? 5 CO जुड़ जाएंगे। और जब ये 5 CO जुड़ जाएंगे तो अब Fe के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 36। और इसी 36 को हम बोलते हैं इसका EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान सुनते रहना बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रम। अभी और सुनो बेटा, मान लीजिए यहां से Fe अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कन्वर्ट हो गया Fe डाई पॉजिटिव। अब इसका परमाणु क्रमांक तो 26 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 24 रह गए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। भाई अब मुझे बताओ ना इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 24, क्योंकि इसने अपनी बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा? 24। करने कितने? 36। अरे बोलो भाई, करने कितने? 36। अब 24 से जाना है 36 पे, तो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे? यस, इसे अब 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि 24 और 12 36 होता है। अब ऐसे कितने एक दंतीय लिगेंड चाहिए जो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? भाई एक दंतीय लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 एक दंतीय लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ऐसे कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 Cn माइनस अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो फिर मेरे पास क्या बनेगा? FeCN6। FeCN6। और आपको अगर चार्ज देखना हो कि कितना चार्ज ऊपर जाएगा, तो +2 और -6, तो -4 तो -4 ऊपर चला जाए, इसका निर्माण हो जाए। अब इसके पास, हमारे पास इसका EAN कितना होगा? इसका EAN होगा 36, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो किसका होगा? क्रिप्टन का होगा। तो अब आपके पास समझ में आ गया कि सिडविक ने क्या कहा। बहुत सिंपल सी थ्योरी थी, मैं समझाता हूं फिर से दोबारा से। सिडविक कहते हैं कि जो मेरे पास उपसहसंयोजक यौगिक है, और उस उपसहसंयोजक यौगिक का जो केंद्रीय धातु परमाणु है, वो अपने पास वाली भारी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? वो जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके अपने पास वाली भारी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। और बस इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, यानी कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसका EAN कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? EAN कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि EAN क्या है। अब इसका फॉर्मूला भी दिया गया है, फॉर्मूला देखो बेटा। अब मैं फॉर्मूला डिनोट करता हूं, तो मेरे पास जो EAN का फॉर्मूला होगा, यहीं से ध्यान से देखना बेटा। परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z। अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है, तो पहले 26 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इस पे +2 आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 24। इसका मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, जो धातु के ऊपर ऑक्सीकरण, जो धातु के ऊपर चार्ज है +2 +3 +4 जो भी चार्ज है, उसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब उतने इलेक्ट्रॉन त्याग रखे होंगे। तो माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, एक्स क्या बेटा? ऑक्सीकरण अवस्था, और प्लस करूंगा लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, या लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। ये EAN का फॉर्मूला है।
ये EAN का फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर? Z माइनस एक्स प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। Z क्या है? धातु का परमाणु क्रमांक। X क्या है? धातु पर उपस्थित ऑक्सीकरण अवस्था। और लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर बात करते हैं, मेरे पास है CONH3 का होल 6 ट्राई पॉजिटिव। अब मुझे इसका EN निकालना है, तो मुझे मतलब कोबाल्ट का Z क्या होता है? भाई कोबाल्ट का Z होता है 27, तो मैं यहां 27 रखूंगा, माइनस कोबाल्ट पर उपस्थित ऑक्सीकरण अवस्था। भाई ये तो न्यूट्रल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसका होगा? कोबाल्ट का होगा। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे होंगे, तो माइनस करूंगा बेटा 3, माइनस करूंगा 3 प्लस। अब मुझे बताओ NH3 कैसा लिगेंड होता है? एक दंतीय लिगेंड। तो एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे? एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक NH3, तो 6 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे? 12। तो इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मेटल ने लिए। तो अब इसको ऐड करो, 27 में से 3 गए, 24 बचा, और 12 जोड़ दो तो 36। तो ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? क्रिप्टन का। ये 36 ही इसका क्या कहलाएगा बेटा? EAN कहलाएगा। ये 36 ही इसका क्या कहलाएगा? EAN कहलाएगा। तो आई होप कि आपको EAN के बारे में समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशंस पे चलते हैं। कैसे पूछे जाता है क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। वैसे तो EAN आपके समझ में आ गया होगा, कुछ आप समझ जाओगे, आप प्रैक्टिस जब हम करेंगे। EAN पे क्वेश्चन कैसा आता है? एक बार ऐसे पूछा गया था कि सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम लिखो। सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम लिखो। एक बार तो ऐसे पूछा गया। एक बार आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा और कहेगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर धातु का EAN बताओ, इस तरीके से पूछ लेगा। या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा और कहेगा इसका EAN बताओ, क्या होगा? इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब डेफिनेशन देखते हैं, ध्यान सुनना। उपसय संयोजक यौगिक के निर्माण इलेक्ट्रॉनों की भाषा में समझाने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले एक सफल प्रयास सिडविक ने 1923 में किया था। 1923 में क्या था? सिडविक ने उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व को समझाने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का सुझाव दिया। राइट? एक बात यहां पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सबसे पहले जो उपसय संयोजक के बारे में थ्योरी दी थी वो वर्नर ने दी थी। यानी कि उपसय संयोजक को जो डिजाइन किया गया, कैसे डिजाइन किया गया? हम जिस तरीके से बेटा करते हैं ना, CONH3 6 Cl3, इस तरीके से लिखते हैं ना बेटा, ये जो डिजाइन दिया किसने दिया? यस, वर्नर ने दिया। 1898 में इस थ्योरी को लागू किया गया था। वर्नर की थ्योरी को सुझाव इन्होंने दे दिया था 1893 में। तो वर्नर की थ्योरी से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। तो याद रखना है बच्चे, थोड़े कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं कि सर सबसे पहली थ्योरी तो वर्नर ने दी थी, हम यहाँ कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है वो सिडविक ने कहा। सिडविक ने बेटा इलेक्ट्रॉनों की भाषा में बताया था, इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर स्टेबिलिटी को बताया तो उपसय संयोजक यौगिक की। जबकि ये स्टेबिलिटी के बारे में जो हमारे वर्नर थे उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करी थी। राइट? तो हाँ, ये बात थी। बाकी सबसे पहले जो थ्योरी दी थी उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में वर्नर ने दी थी। इसलिए वर्नर को उपसय संयोजक यौगिकों का जनक, फादर कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है? वर्नर है। पढ़ेंगे वर्नर की थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी फिलहाल यहां देखते हैं। सिडविक ने उपसय संयोजक यौगिक के स्थायित्व को समझाने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का सुझाव दिया। अब ये नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनना, अगर आ जाए एग्जाम में तो ये लिखना है आपको। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार क्या कहता है बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन, जो केंद्रीय धातु परमाणु है अथवा आयन, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके, जो लिगेंड है उससे इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके अपने पास वाली भारी अक्रिय गैस का, जो पास वाली है भारी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। यह नियम प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम या 18 इलेक्ट्रॉन नियम कहलाता है। समझ मारी? जो उपसय संयोजक यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके अपने पास वाली भारी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्रमांक को भी संख्या भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं, आपको पता ही होगा।
तो यहां पर परमाणु क्रमांक संख्या भी आ सकती है, या फिर 18 इलेक्ट्रॉन नियम, क्योंकि लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन नियम आ जाता है। अच्छा, फॉर्मूला देखोगे तो मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, En का परभावी परमाणु क्रमांक का Z माइनस एक्स प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। Z क्या है, Z क्या है इसको भी देखते हैं बेटा, मैं यहां से रफ कर देता हूं। अब ध्यान सुनना, Z है मेरा धातु का परमाणु क्रमांक, धातु का परमाणु क्रमांक, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। एक्स क्या है, धातु पर उपस्थित ऑक्सीकरण अवस्था, धातु पर उपस्थित ऑक्सीकरण अवस्था। एक बात मैं और बता दूं, इसको 18 इलेक्ट्रॉन नियम भी बोलते हैं। बहुत सी बार आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा कि निम्न में से कौन सा उपसतह संयोजक यौगिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करता है। याद रखना, जिस कॉम्प्लेक्स में केंद्र धातु परमाणु का EAN नोबल गैस के बराबर नहीं आता, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन कौन सा उपसतह संयोजक यौगिक नहीं करता? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो जिस भी धातु का, जिस भी मेटल का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर नहीं, सॉरी, अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं आएगा। और अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक मैंने बता दिया 18, 36, 54, हाँ यही आ सकता है नॉर्मली, 18, 36, 54 और लास्ट में हमारा 86, इनके बराबर नहीं आएगा, वो फिर 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं करेगा। या तो 18 आ जाए, या 36 आ जाए, या 54 आ जाए, या 86 आ जाए। ज्यादातर आपको 36, 54 और 86 ही देखने को मिलेगा। तो अगर ये आता है तो 18 रूल्स नियम को फॉलो करेगा, या फिर सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम का पालन करेगा। ये नहीं आता तो फिर वो पालन नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनना। निम्न उपसतह संयोजक यौगिकों का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN ज्ञात। और मेरे पास क्वेश्चन दिया है K4FeCN6, मुझे K4FeCN6 में क्या निकालना है, EAN निकालना है। और EAN का जो रिलेशन है वो उपसतह संयोजक यौगिक से, तो यहां पर जो काउंटर आया ना उसे इग्नोर मारो, टोटली इग्नोर करो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छे से। मुझे EAN निकालना है तो मैं जानता हूं EAN का फॉर्मूला। आप जानते हो EAN का फॉर्मूला Z माइनस एक्स प्लस, मैं लिख सकता हूं धातु का EAN, या K4FeCN6 में Fe का EAN। EAN क्या है? EAN हमारे पास प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, या नॉर्मली आप EAN भी लिख सकते हो। वो क्या होगा, Z माइनस एक्स प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। इसे समीकरण 1 कहते हैं ना बेटा। अब मुझे चाहिए, क्या क्या चाहिए दिमाग में डालो, Z चाहिए, X चाहिए और लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चेक करो, Fe का परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक जैसे कि हम सब जानते हैं वो Z बराबर होता है 26। Fe का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, 26 होता है। अब यहां पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। जब मैं Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालूंगा तो निकालनी आनी चाहिए K पे +1। कितने K हैं बेटा, 4 है। K कितने हैं, 4 है। एक K पे +1 होता है तो 4 K पे +4 होगा। Fe की निकालनी है तो Fe को x मान लूंगा प्लस, Cn पे -1 होता है, कितने Cn है बेटा, 6, और पूरे ब्रैकेट पे चार्ज कितना है, 0। तो +4 प्लस x और माइनस के 6 बराबर 0, +4 और माइनस के 6 माइनस के 2 बराबर 0, माइनस के 2 उधर जाके कैसा आ जाएगा, प्लस के 2। इसका मतलब यहां पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बेटा, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था वो है हमारे पास +2, आपको देख रही होगी, जिसे मैं ऑक्सीकरण अवस्था को x से डिनोट कर रहा हूं और मेरी क्या है, +2, यानी कि x का नंबर 2 है, राइट। x पता चल गया मेरे पास, Z पता चल गया, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन पता चल जाए। लिगेंड कौन है, Cn, कितने 6, तो 6 Cn द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या।
अब आप बताइए, Cn मेरे पास एक दंतीय लिगैंड है। एक दंतीय का मतलब Cn, एक Cn 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 Cn कितने देगा? 12 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब Cn के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12। तो समीकरण एक से आप देखोगे बेटा, आप देखोगे समीकरण एक से जो EAN है, EAN वो आपको देखने को मिलेगा Z मेरा 26, X मेरा 2 और प्लस लिगैंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन कितने प्राप्त हुए? 12। तो 26 में से 2 घटाओ, 24 बचेगा। 24 में 12 जोड़ो तो कितना आ जाएगा बेटा? हमारा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। चूंकि ये 36 आ गया तो 36 हमारे पास क्या है बेटा? ध्यान सुनो, मैं यहां लिख रहा हूं, इससे आगे लिख रहा हूं, इससे आगे यहां पर मेरे पास Fe से आगे आने वाली अक्रिय गैस कौन? क्रिप्टन Kr का परमाणु क्रमांक है। और अगर ये अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब सेवे का परिभाषी परमाणु क्रमांक नियम का पालन कर रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप लिखोगे इसका EN फॉर्मूला लिख लोगे, Z लिखोगे, X लिखोगे, लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन लिखोगे और फिर उसका EN निकाल लोगे और उसके बाद ये लाइन लिख दोगे कि जो EN है वो 36 है, जो कि अक्रिय गैस क्रिप्टन का है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनो मेरे पास, मुझे इसका भी EAN निकालना है। तो NiCO4 में Ni का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होगा बेटा Z माइनस X प्लस लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। अब चेक करो बेटा, ध्यान से चेक करो, मेरे पास Z क्या है? तो Ni का परमाणु क्रमांक। अब आप देखोगे Ni का जो परमाणु क्रमांक है जिसे मैं Z से डिनोट करता हूं वो मेरा होता है 28। Ni का परमाणु क्रमांक 28 होता है। अब मुझे निकालना है X, तो Ni की ऑक्सीकरण अवस्था। आप देखोगे बेटा Ni की जो ऑक्सीकरण अवस्था है जिसे मैं X से डिनोट करता हूं वो कितनी है बेटा? निकाल लेते हैं भाई। Ni को X मान लूंगा प्लस CO न्यूट्रल होता है, CO उदासीन लिगैंड होता है और कितने CO हैं? 4 बराबर इस कोष्ठक के ऊपर चार्ज कितना बेटा? 0। तो 0 तो X प्लस 0 बराबर 0, तो फाइनली X बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। इसका मतलब जो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, जैसे कि आप जानते हो 0 है भाई। अब रह गया क्या? लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। मेरे पास CO जो होता है वो एक दंतीय लिगैंड है, 4 CO है। एक दंतीय लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 4 हैं ऐसे मेरे पास। 4 कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक करो बेटा। अब CO ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे? 8। भाई एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 8 CO कितने देगा? 4 CO कितने देगा? 8 इलेक्ट्रॉन देगा। सिंपल सी बात है। समीकरण 1 से समीकरण 1 अगर आप कह रहे हो तो समीकरण 1 से चेक करो बेटा। समीकरण 1 से मेरे पास जो EAN है जिसे मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कह रहा हूं, Z कितना है? 28, X कितना है? 0 और लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने? 8। 28 और 8 कितना होता है बेटा? 36। तो इसका EAN भी मेरे पास कितना आ गया? 36 आ गया। जो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि हमारे पास जो Ni से आगे आने वाली अक्रिय गैस कौन है? निकिल से आने वाली अक्रिय गैस, आगे आने वाली अक्रिय गैस क्रिप्टन Kr का परमाणु क्रमांक। और अगर ये क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक प्राप्त कर रहा है, अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो कि आप समझ गए होंगे बात बिल्कुल। मतलब ये हमारा परिभाषी परमाणु क्रमांक नियम का पालन कर रहा है।
क्लियर है बात बेटा? बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। ये एक टेबल है, यहाँ पर संकुल उपसय संयोजक यौगिक है, यहाँ केंद्रीय धातु आयन है, यहाँ परमाणु क्रमांक Z है बेटा, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था X है, ऑक्सीकरण अवस्था हमारी X है बेटा, और यहां पर देखोगे लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन है, लिगैंड से प्राप्त कितने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु परमाणु क्रमांक जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EAN कहते हैं, और EAN बराबर होता है Z माइनस एक्स प्लस लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, राइट, वो है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से बहुत अच्छे से। कॉम्प्लेक्स है CONH3 ट्राई पॉजिटिव, केंद्रीय धातु परमाणु मेरा CO है, परमाणु क्रमांक CO का कितना होता है 27 होता है। इसके ऊपर चार्ट, हमारे पास जो NH3 है वो 0 है, तो CO को X मान लूंगा, 0 इंटू 6 बराबर +3, तो X बराबर +3 आ जाएगा बेटा, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +3, X का मान +3 आ गया। अब एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके ऊपर लॉन पेयर होता है ना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 NH3 कितने देगा 12 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 12। अब यहाँ पर EN निकाल लो, तो बेटा ध्यान से देखो 27 माइनस 3 प्लस 12, 27 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 24, और 24 में 12 जोड़ो, लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 36, तो इसका EN कितना आ जाएगा 36, जो कि क्रिप्टन का है, राइट। यहां पर देखो Cu, इसे रफ कर देता हूं, Cu CN4 ट्राई नेगेटिव, Cu CN4 ट्राई नेगेटिव, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है यहाँ पर Cu, और Cu का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 29। अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, Cu को मैं X मान लूंगा, प्लस Cn पे -1 होता है, कितने Cn है 4, बराबर -3, तो -4 बराबर -3, -4 इधर जाके +4 हो जाएंगे, तो अगर ये +4 हो गया, मैं इसको कर लेता हूं, ध्यान सुनो, तो X -3 +4, तो फाइनली प्लस का 1 बचेगा, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गई। अब सुनो बेटा, अब सुनो, एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे कि आप जानते हो CN ऐसे कितने हैं 4, तो 4 कितने देंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 29 माइनस 1, 29 में से 1 घटाओ कितना बचा 28, 28 में 8 जोड़ो कितना हो गया 36, 36 किसका होता है क्रिप्टन का होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, PT NH3 का 6 4 पॉजिटिव, चेक करो पीटी का जो हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु पीटी है, पीटी का एटॉमिक नंबर होता है 78 78। ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो P2 का X मान लोगे, NH3 पे 0 इंटू 6 बराबर +4, तो X बराबर फाइनली क्या आ जाएगा +4, क्योंकि तो 0 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने +4। अब सुनो, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 NH3 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 78 में 4 घटाओ 74 बचेगा, 74 में 12 जोड़ो 86 हो जाएगा, और 86 किसका होता है बेटा रेडोन का होता है, एटॉमिक नंबर किसका रेडोन का, जो कि एक नोबल गैस है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब और आगे बढ़ते हैं, CN6 ट्राई नेगेटिव, केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ Fe है, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, Fe को X मानूंगा, Cn पे बेटा -1 चार्ज होता है, कितने Cn है 6, और बराबर माइनस के -6 उधर जाके कैसे हो जाएगा +6, तो +6 और -3, फाइनली +3 बचेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3। अब सुनो, एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 CN कितने देगा 12 इलेक्ट्रॉन देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा, तो चेक करो 26 में 3 घटाओ 23 बचा, 23 में 12 जोड़ो तो कितना बचा 35। अब 35 तो किसी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इसका मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करता है, और ये कंपाउंड जो होगा वो स्टेबल भी कम होगा, इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हो ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका EAN कितना आएगा बेटा 35 आएगा, 35 आएगा। तो ये पता हो, ये जरूरी नहीं कि 36 ही है, 35 33 कोई भी आ सकता है, या ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है, इसलिए निकालना ही पड़ता है। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट Cr NH3 ट्राई पॉजिटिव, चेक करो Cr का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 24, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr को X मान लूंगा, NH3 0 इंटू 6 बराबर +3, तो फाइनली X बराबर क्या आएगा +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आ गई, एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 NH3 12 देगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, 24 में से 3 घटाओ 21 बचा, और 21 में 12 जोड़ो तो 33 बचा, तो इसका EN क्या आएगा 33 आएगा। तो EN
हमारा नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए निकालना ही पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी उपसय संयोजक यौगिक का EN कैसे निकालते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो इस लेक्चर को दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।